गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के अगले चैप्टर के साथ शुरू करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है आपके लिए एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में यहाँ पर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और देखेंगे हम कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ इस चैप्टर के बाद हम लोग बायोलॉजी के पोर्शंस को शुरू करेंगे। तो बायोलॉजी का पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत डायरेक्ट होते हैं, बहुत फैक्ट बेस्ड होते हैं। और अगर हम तुलना करें जो भी हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ा तो वहाँ पर जो क्यों वाला पार्ट है कि वाई समथिंग हैपन्स, ये नहीं पूछा जाता। ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस वो सीधे सीधे होते हैं कि फंक्शंस क्या है और किस तरह से कुछ काम करता है, सेल क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी में अलग अलग जो फंक्शंस हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो जो है ज़्यादा फैक्ट बेस्ड हो जाएगा और आपके लिए वहाँ पर रिवीजन का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहले शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ और उसके बाद हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की, तो सबसे पहले दो चीज़ें हम लोग देखते हैं, एक है एसिड और एक है बेस। और इन दोनों के बीच में एक और तीसरा तरह का ऑब्जेक्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट। तो इन दोनों के बीच में और बीच में जो सॉल्ट आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ही हम लोग डिस्टिंक्शन करते हैं इनके बीच। लेकिन अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखें और डेफिनेशन अगर आपको जानना हो और डेफिनेशन अगर पूछा जाए एग्जाम में तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि एसिड्स को क्या कहेंगे, जो भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता हो इन वाटर। यानी अगर पानी में डालने पर हाइड्रोजन आयन पैदा होते हैं तब उन्हें हम एसिड कहेंगे। और इसी के विपरीत जब आप बात करते हैं बेसिस की, तो बेसिस हम उन्हें कहेंगे जो कि हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं जब वो पानी में हो। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एसिड्स है। तो अब एसिड का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है, कार्बोनिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, बहुत सारे एसिड्स होते हैं। तो ये सारे एसिड क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि जब ये पानी में जब इन्हें मिलाया जाएगा तब वहाँ पर हाइड्रोजन आयन्स पैदा होंगे, तो इसीलिए इन्हें कहा जाएगा एसिड। ये डेफिनेशन की बात हो गई। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ के आधार पर बहुत ईजिली आप समझ पाएंगे कि क्या बेसिक है और क्या एसिडिक है। तो अगर हम लोग बात करें एसिड्स की, तो सबसे पहला इंडिकेशन क्या होता है कि इनका जो टेस्ट है वो सार होता है, यानी खट्टा होता है। जैसे आप नींबू की बात करें तो अगर नींबू को एज एन एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो नींबू खट्टा क्यों है, क्योंकि नींबू एसिडिक है। तो जहाँ पर भी थोड़ा सा भी आपको खट्टापन महसूस हो, थोड़ा सा भी टिंज महसूस हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो भी पदार्थ है वो एसिडिक इन नेचर है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना कि टेस्ट जो है वो सबसे पहला इंडिकेटर हो जाता है जब हम बात करते हैं एसिड्स और बेसिस की। और ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि कई बार अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जा चुका है। बहुत सिंपली पूछा जाता है कि अगर सार टेस्ट दिया जा रहा है तो वो कौन सा पदार्थ हो सकता है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है या नन ऑफ दीज। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो ये बात आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा इंडिकेशन जो होता है वो इनका टेस्ट होता है। लेकिन केमिकली जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हर बार आप सब कुछ टेस्ट करके नहीं देख सकते। बहुत सारे एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और उनको सीधे सीधे कंज्यूम करने की बात तो आप सोच भी नहीं सकते। तो वहाँ पर ज़रूरी ये है कि केमिकल टेस्ट काफ़ी तरह के होते हैं और उनको जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसमें है वो है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक इंडिकेशन होता है, एक इंडिकेटर होता है जिसमें कि कलर चेंज होता है। और कलर चेंज होते हुए जब भी हम देखते हैं तब हमें समझ में आ जाता है कि वो एसिड है या बेस है। जैसे मान लीजिए दो तरह के पेपर होते हैं, एक जो कि ब्लू कलर का होता है और एक जो कि रेड कलर का होता है। तो अगर ब्लू कलर का पेपर है और वो अगर रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एसिड है। और अगर रेड कलर के पेपर को लें और वो अगर आप उसे मान लीजिए कि किसी सॉल्यूशन में डुबा रहे हैं और वो चेंज हो जा रहा है ब्लू कलर में, तो वो फिर क्या है, वो बेस है। तो इस तरह से डिस्टिंक्शन हमें पता चल जाता है। अगर मान लीजिए कि आप ब्लू लिटमस लेकर के हैं और ब्लू लिटमस को आपने बेस में डुबाया तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, कुछ भी उसमें होते ना देखेंगे आप। तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो इंडिकेशन है कि ये बेस तो नहीं है। और उसी को अगर आप एसिड सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्लू लिटमस जैसे ही चेंज होता है रेड में, हमें समझ में आ जाता है कि वो एसिडिक इन नेचर है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये इंडिकेशन होता है, इंडिकेटर होता है जिससे हम लोग चेक कर पाते हैं कि क्या एसिडिक है और क्या बेसिक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम
इनसे मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो वैसे में हम लोग क्या देखते हैं कि गैसेस इवॉल्व होती हैं। तो ये जो गैस है वो क्या है ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर आप मान लीजिए बात करते हैं कि आपने एक मान लीजिए एसिड ले लिया और अगर आप इसमें कुछ मिलाते हैं, मान लीजिए जिंक मिलाते हैं, तो फिर क्या होगा कि ऐसे में एक गैस बबल बाहर निकलता हुआ दिखेगा जो कि हाइड्रोजन का होगा, क्योंकि जिंक जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जो गैसेज आर इवॉल्व की बात कर रहे हैं वो क्या होगा, जो भी इस एसिड के साथ जो भी एक एलिमेंट लगा हुआ होगा वो होगा। अब जैसे मान लीजिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा हाइड्रोजन ही हो, हाइड्रोजन तब होगा जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, तो इन केसेस में ये हाइड्रोजन है। लेकिन मान लीजिए अगर आप कार्बोनिक एसिड लेते हैं तो कार्बोनिक एसिड में क्या होगा, वहाँ पर आप देखेंगे कि बाकी जो गैसेज हैं जैसे CO2 वहाँ पे बाहर निकल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं होते हुए कि जब भी एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो गैस वहाँ पर इवॉल्व होता है। तो ये कुछ बातें हो गई एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में या कह लीजिए नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं जैसे रिएक्शन विथ मेटल्स, तो मेटल्स में हमने क्या देखा कि सॉल्ट निकलेगा और सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हम लोग निकलते देखेंगे। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए कार्बोनेट्स के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं इसे, तो कार्बोनेट मतलब जहाँ पर भी CO3 आप लोग देखें तो वो कार्बोनेट्स होते हैं। तो जब भी वो रिएक्शन होगा तो वहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा बाहर। सिमिलरली जब बाइकार्बोनेट्स के साथ होंगे, बाइकार्बोनेट का मतलब होता है HCO3, तो जब भी HCO3 के साथ हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि किसके साथ हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं, अलग अलग रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग गैस इवॉल्व होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे, जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो वैसे में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, कार्बोनेट्स के साथ जब होगा तो हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, बाइकार्बोनेट्स के साथ जब करेंगे तो देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो ये सब जो है ये सीधे सीधे आपके क्वेश्चन हैं एग्जाम के लिए, डायरेक्टली सीधे पूछा जाता है कि जब मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बाहर निकलेगा, तो वैसे में आंसर आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। सो क्लासिफिकेशन जो एसिड की है वो बहुत तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक उनके स्ट्रेंथ के आधार पर, एक उनके नेचर के आधार पर, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि कैसे हम उन्हें क्लासिफाई करें। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं क्लासिफाई करने का। पहला जो तरीका है वो है ये ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। बहुत सिंपल है कि किसको हम लोग ऑर्गेनिक कह रहे हैं और किसको मिनरल कह रहे हैं। तो एसिड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक इसलिए भी ये है क्योंकि इनमें कार्बन होता है। जितने भी प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये सारे जो है इनके अंदर कार्बन की कुछ मात्रा होती है, और इसलिए ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इनमें कार्बन ज़रूर होता है, तो इसीलिए इन्हें ऑर्गेनिक कहा जाता है। और जब भी हम मिनरल एसिड्स की बात करें तो मिनरल एसिड्स वैसे एसिड्स हो गए जिनमें कि कार्बन नहीं है, जो कि इसीलिए ये कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स से डिराइव नहीं किए जा रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल याद रखना है। जैसे सिट्रिक एसिड हम लोग बात करें तो सिट्रिक एसिड बहुत सारे जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड, तो वो जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो प्लांट सोर्स से आ रहा है आपके पास। तो सिट्रिक एसिड इस तरह से हो गया। उसके बाद फिर मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी उनमें कार्बन नहीं होता। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कार्बन नहीं है तो वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सारे आपके एग्जाम्पल किस चीज़ के हो गए, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए मिनरल एसिड्स के। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड के बीच में एक और डिफरेंस जो आप चाहें तो जान सकते हैं, वो ये है कि मिनरल एसिड जनरली ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो इसीलिए हमेशा उनको जब यूज़ किया जाता है तो थोड़े प्रिकॉशन के साथ यूज़ किया जाता है। वहाँ पर आप देखेंगे कि अगर उससे कंपैरिजन आप करें किसी भी ऑर्गेनिक एसिड की, तो ऑर्गेनिक एसिड को आप देखेंगे वो थोड़े माइल्ड होते हैं, और थोड़ा माइल्ड होने के कारण हम ये देखते हैं कि उन्हें थोड़ा से रिस्क फ्री हमारे लिए होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी फ्रूट या किसी भी वेजिटेबल को भी ले लें, विनेगर को ले लें, तो ये सारे जो हाउस होल्ड में आपके काम आ रहे हैं, आपके किचन में शायद रखा हुआ हो, तो ये सारे क्या है, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं। लेकिन मिनरल एसिड के साथ ऐसा नहीं है, मिनरल एसिड काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड जनरली होते हैं और इसलिए उनको थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ हमें यूज़ करना पड़ता है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड।
अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हम किसे कह रहे हैं? अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो स्ट्रॉन्ग एसिड वैसा एसिड होता है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। यानी जब भी आपके पास फ्लूइड सॉल्यूशन है, एक्वस मीडियम है, पानी जैसा कोई सॉल्यूशन है, तो उसमें वो कंप्लीटली अगर डिसोसिएट हो जा रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब है कि जो आयंस हैं वो सेपरेट हो जा रहे हैं। तो इसका अगर ऐसा होते हुए अगर हम लोग देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और वीक एसिड वो होते हैं जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं इनटू आयंस, और जैसे कि एग्जांपल में हम लोग एसिटिक एसिड ले पाते हैं। तो एसिटिक एसिड में हम लोग क्या देखेंगे? वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम लोग क्या देखेंगे कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आयंस। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, वो आपको ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करने पड़ते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये सारी बातें हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में। उसके बाद जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो एक और तरीका हो जाता है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। सो डाइल्यूट एसिड्स वो हैं जिनमें कि एसिड की मात्रा कम है। जैसे वापस अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात करें तो यहाँ पर एसिड अगर सॉल्यूट है और पानी को अगर आप सॉल्वेंट मान लें तो सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होती है, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। तो ऐसे में हम लोग इन्हें कहते हैं डाइल्यूट एसिड। और जब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वैसे एसिड होते हैं जिनमें कि एसिड की मात्रा बहुत अधिक हो और जो भी सॉल्वेंट यूज़ किया जा रहा है वो बहुत कम हो। तो और बिल्कुल वापस चला जा रहा है। अगर आप याद करें जहाँ पर हमने बात किया था कॉन्सेंट्रेशन का जो शब्द है उसी समय आया था हमारे पास, जब हम बात कर रहे थे कि सैचुरेशन लेवल क्या है, कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट क्या होता है, ये सारी चीज़ें पहले ही हमने डिस्कस की थी। तो एसिड्स में भी वही लागू होता है यहाँ पर। तो डाइल्यूट क्या होता है? जहाँ पर कि एक्वस सॉल्यूशन में लो कॉन्सेंट्रेशन हो एसिड्स का। इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि सॉल्वेंट अधिक हो, सॉल्यूट अगर एसिड जो एसिड है उसको अगर हम लोग सॉल्यूट मान रहे हैं और पानी को अगर हम लोग सॉल्वेंट मान रहे हैं, तो ये एसिड की मात्रा बहुत कम है और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो वैसे में हम लोग क्या कहेंगे कि वो डाइल्यूट एसिड है। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन सा हो जाएगा? जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स हो। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो हम कहेंगे कि वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जनरली हम लोग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं। हालांकि वीक एसिड भी कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं, लेकिन वीक एसिड फिर भी एक चीज़ बस ध्यान रखेंगे, अंतर कहाँ पे आ जाएगा कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे जब भी एक्वस सॉल्यूशन में वो होते हैं। उसके बाद फिर एक चीज़ जो ध्यान रखनी पड़ती है, जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमेशा हम लोगों को एसिड टू वाटर ऐड करना पड़ता है और कभी भी हम लोग उल्टा नहीं करते। यानी कभी भी वाटर को हम लोग एसिड में नहीं ऐड करते, हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करते हैं। और इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए एसिड की जगह, एसिड को वाटर में ऐड करने की जगह पे अगर आप वाटर को एसिड में ऐड करते हैं तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो सकती है और वो वहाँ पर एक एक्सीडेंट का एक कारण बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को यूज़ किया जा रहा है तो उसमें पानी को ना मिलाया जाए बल्कि पानी में एसिड को मिलाया जाए। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद फिर एक और तरीका हो जाता है, वो होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो जब आप हाइड्रोजन आयंस की बात करें तो वहाँ पर मोनोप्रोटिक हो सकते हैं और डाईप्रोटिक हो सकते हैं। मोनोप्रोटिक का मतलब क्या हो गया? जब भी आप मोनो देखते हैं शब्द, मोनो का मतलब होता है वन। तो अगर मोनोप्रोटिक कहीं भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है और या ऐसा एसिड है जिसमें कि एक हाइड्रोजन आयन है। तो अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हो किसी भी एक एसिड में तो उसे हम लोग कहेंगे मोनोप्रोटिक। और अगर डाईप्रोटिक की बात करें तो डाईप्रोटिक वैसा हो जाएगा, डाई जनरली हम लोग 2 के लिए यूज़ करते हैं। तो डाई जहाँ पर भी यूज़ हो रहा है वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वहाँ पर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है या 2 आयंस ऑफ हाइड्रोजन वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो ये हो जाता है एक और तरीका क्लासिफाई करने का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की जब बात कर रहे हैं तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम कर सकते हैं उन्हें क्लासिफाई। अब बात करते हैं बेसिस की। तो बेसिस में क्या है? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन के हिसाब से तो वहाँ याद कीजिए वहाँ क्या था? एसिड्स में था हाइड्रोजन आयन, कि जब भी हम लोग जब भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा होता है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में तो वैसे में हम लोग कहते हैं कि वो एसिड है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन
प्रोड्यूस होगा। तो जब भी हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड मतलब हो जाता है OH, तो जब भी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो रहा होता है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, तो वैसे में हम लोग क्या कहेंगे, वैसे में हम लोग कहेंगे कि ये बेसेस हैं। और जो भी ऐसे बेसेस होते हैं जो कि वाटर में यानी पानी में सॉल्यूबल होते हैं, वैसे में इनको अल्कली भी कहते हैं। तो एक और टर्म जो है वो है अल्कली। तो बेस क्या है और अल्कली क्या है? अल्कली सिंपली हम लोग कह रहे हैं उन बेसिस को जो कि पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। तो ये डेफिनेशन की बात हो गई। अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पे वापस आए, जैसे हम लोग एसिड्स के बारे में हमने बात की थी, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं टेस्ट की, तो वहाँ पे हमने कहा था कि सार टेस्ट होगा। यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं बिटर टेस्ट होगा, यानी कड़वा टेस्ट होगा। तो कड़वा टेस्ट जहाँ पर भी आपको मिले, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें कि कड़वापन महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बेसिक इन नेचर हो सकते हैं। जैसे बहुत सिंपल से बेसिस आप लोग यूज़ करते हैं दिन प्रतिदिन, आप बात करें डिटर्जेंट की, आप बात करें साबुन की, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे बेसिस हैं। तो एक चीज़ फिर जब हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी रेड लिटमस अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या है, ये बेस है। और यही अगर मान लीजिए ब्लू लिटमस पेपर आप यहाँ पे लेते हैं तो कोई भी फर्क उस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लू कलर का ही होता है, तो चेंज होने की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन अगर ब्लू रेड में कन्वर्ट हो गया तो जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि वो एसिड कहलाएगा। उसके बाद फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड ये भी प्रोड्यूस करते हैं जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करें, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इनमें भी प्रोड्यूस होता है जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं पहले रिएक्शन विथ मेटल्स, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि NaOH, तो ये OH जो है इसी के कारण हम लोग कहते हैं कि ये बेसेस हैं। तो जब भी आप इसे मेटल से मिला रहे हैं तो आप क्या होते हुए देख रहे हैं कि अंत में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं एसिड्स के साथ रिएक्शन में, तो एसिड्स के साथ रिएक्शन में क्या होता है कि वहाँ पर सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। अभी सॉल्ट क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स अगर हम लोग देखें तो वैसे में क्या होगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल क्योंकि ऑक्सीजन साथ में जुड़ा हुआ है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कह सकते हैं इसे। तो जब भी इसके साथ रिएक्शन होगा तो वैसे में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, सॉल्ट के साथ रिएक्शन और मेटल्स के साथ रिएक्शन, साथ ही साथ कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन, ये चार जो है ये आपको याद रखना होगा। एग्जाम में ये सब सीधे सीधे पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं इसमें। फिर क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे एसिड्स को हमने किया। तो पहला हो गया स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। सो स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहेंगे, जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए फिर से जब भी एक्वा सॉल्यूशन में ले रहे हैं। तो वैसे में एग्जाम्पल हो जाता है हमारा NaOH। उसके बाद फिर वीक बेस की अगर हम लोग बात करें तो वीक बेस वैसा बेस हो गया जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट ना करे, तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा एग्जाम्पल हो जाता है NH4OH। तो बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है कि अगर पूरा डिसोसिएट हो गया तो स्ट्रॉन्ग, पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ तो वीक। सिमिलरली यहाँ पर भी डाइल्यूट बेस और कॉन्सेंट्रेटेड बेस। डाइल्यूट बेस किसे कहेंगे, जो कि जिसमें पानी की मात्रा या सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, और फिर कॉन्सेंट्रेटेड किसे कहेंगे, जिसमें कि एक्वस सॉल्यूशन में बेस जो है वो कम हो, बेस ज़्यादा हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो कॉन्सेंट्रेटेड। बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन जो हमने वहाँ पर भी देखा था एसिड्स के टर्म्स में भी। तो अगर हम बात करें सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस तो हमें समझ में आ गया कि क्या क्या है। सिमिलैरिटी की अगर बात करें तो सबसे पहली बात कि दोनों वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करने पे दोनों में आयंस प्रोड्यूस होंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि दोनों जो है इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर सकते हैं, यानी कि कंडक्टर की तरह इन्हें आप काम करते हुए देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि आपने कभी अपने स्कूल के दिनों में ट्राई भी किया हो कि आप किसी भी एसिड को या बेस को एज अ मीडियम ले लें जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जा सकता है। नींबू एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि स्कूल के टाइम में पढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर इंडिकेशन दोनों ही देते हैं और दोनों से ही हम लोग कुछ ना कुछ देखते हैं। तो वो सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की, तो ये हमारे पास हमको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कई बार कि जो भी एसिड्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कितने शक्तिशाली हैं या कितने रिएक्टिव हैं,
किस तरह से उनको हैंडल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जानने के लिए स्ट्रेंथ जानना ज़रूरी होता है। और वहाँ पर एक बहुत मेजर चीज़ एक होती है, वो है पीएच। तो ये जो आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये पीएच दर्शाता है। तो पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच से हम लोगों को बेसिकली पता चलता है कि कोई भी जो हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया है, चाहे वो एसिड का हो, चाहे वो बेस का हो, चाहे वो सॉल्ट हो, तो वैसे में वो कितना उनका स्ट्रेंथ है। और ये जो स्ट्रेंथ है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग ये पीएच स्केल को यूज़ करते हैं। तो जनरली जब हम बात करते हैं पीएच स्केल की, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सिंपली आपको बता देता है कि स्ट्रेंथ जो है एसिड का जो भी यूज़ किया गया है वो क्या है। यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो वीक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, या वो वीक बेस है। तो जनरली इस साइड से जब हम शुरू करते हैं 0 और 1 से, तो यहाँ पर होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर धीरे धीरे जब आप इस तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर एसिड जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि पीएच स्केल पर अगर कोई एक एसिड ऐसा है जिसकी वैल्यू 1 बताई जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है या बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वही 5 या 6 दिखाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो वीक एसिड है। उसके बाद 7 पे जैसे ही आते हैं हम लोग, तो 7 पे न्यूट्रल होता है। यानी जैसे मान लीजिए आप प्यूरिफाइड डिस्टिल्ड वाटर की अगर बात करें, तो वो ना एसिड है ना वो बेस है, तो उसका अगर आप पीएच देखेंगे तो वो आपको 7 नज़र आएगा। सिमिलरली मान लीजिए किसी भी नमक की बात करें, नॉर्मल जो घरों में भी जो खाया जा रहा है, अगर उस नमक की भी बात करें अगर, तो वो भी क्या है, वो भी आपको पीएच स्केल पे लगभग 7 दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो जो है वो न्यूट्रल हो गया, वो ना एसिडिक है ना वो बेसिक है। उसके बाद फिर यहाँ पर से वीक बेस शुरू हो जाता है। 8 नंबर से आपका वीक बेस शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ द बेस बढ़ता चला जाता है, और अंत में यहाँ पर जो है ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो अंत में जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पीएच स्केल को देखते हैं, और पीएच स्केल की इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो जब हम पीएच की बात करें, तो पीएच हमें जानना क्यों ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो लगभग 7.4 पीएच पे काम कर रहा होता है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको अगर पीएच स्केल पे देखेंगे तो 2 से 2.5 के बीच में होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। क्यों चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वहाँ पे, क्यों चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड वहाँ पर, ताकि जो भी आपने खाया है उसको जब पचाना होता है, तो उसके लिए इन सारे पार्टिकल्स को तोड़ना पड़ता है, और इन पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड का होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड को देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के तौर पे आप देख सकते हैं कि पीएच को जानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि पीएच को अगर हम लोग जानेंगे तो हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पता चल जाता है, और उस बेसिस पर उसका क्या यूज़ हो सकता है वो सब कुछ हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और ये एग्जाम्पल्स मैं चाहूँगा कि आप ध्यान रखें, क्योंकि इन एग्जाम्पल से कभी ना कभी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा क्यों होता है का एग्जाम्पल्स जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यों पाया जाता है, तो उसका आपको मतलब पता होना चाहिए, उसकी जो रीज़न है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो रीज़न जो है कई बार डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक। उसके बाद फिर आपको 4 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे या 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, या फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो एग्जाम्पल है, जो रोल है, वो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर इवन सॉइल की बात करें या प्लांट ग्रोथ की बात करें, तो वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है कि जनरली हम लोग अगर देखते हैं तो ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रल सॉइल में पैदा होते हैं, यानी कि उनको पीएच जो है वो लगभग 7 के आसपास हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि सॉइल जो है वो बहुत एसिडिक है, अगर वो बहुत एसिडिक है तो उससे वैसे चीज़ों से ट्रीट किया जाता है या वैसी चीज़ों का छिड़काव किया जाता है जो कि बेसिक इन नेचर हो।
ताकि सॉइल की जो पीएच है वो मेंटेन रहे। सिमिलरली अगर बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो या बहुत ज़्यादा बेसिक हो तो वहाँ पर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर से क्या निकलता है, ऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक एसिड्स निकलते हैं, और इसलिए वो बेसिक नेचर जो है सॉइल का उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देंगे, वो थोड़ा सा उसे न्यूट्रल की तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पर इसलिए पीएच की जो इम्पोर्टेंस है वो जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा जो सब्सटेंस है जो एसिड और बेस के बीच में आता है वो है सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या है, जब भी एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज किया जाता है तो बीच में हम लोग देखते हैं कि सॉल्ट पैदा होता है। कई बार एसिड और बेसिस को अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए सिंपल NaCl की बात करते हैं, जो कॉमन सॉल्ट है जो आप लोग हर दिन यूज़ करते हैं, तो वो कैसे बन रहा है, एक आपने बेस लिया और एक आपने एसिड लिया, और इस एसिड और बेस के रिएक्शन के साथ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सॉल्ट बन करके तैयार हो रहा है। और इसीलिए ये जो सॉल्ट है और साथ में जो पानी निकल रहा है, ये इन दोनों का जो pH है वो क्या होगा, वो 7 होगा। तो यहाँ पर जनरली जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, हमने NaOH का एग्जाम्पल लिया था एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, सिमिलरली HCl का एग्जाम्पल हमने लिया था एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो जब कंबाइन करते हैं तो वैसे में हम लोग देखेंगे कि वो सॉल्ट को उत्पन्न करते हैं। तो जनरली आप देखेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा मेंटेन करने पर ही हम लोग रिएक्शन होते हुए देखते हैं, अदरवाइज रिएक्शन ठीक से नहीं हो पाता और सॉल्ट जो है वो वहाँ पर नहीं बन पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना कि कहाँ से हम लोग बना रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को कंबाइन करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो जो सॉल्ट भी बनेगा वो थोड़ा सा एसिडिक होगा, यानी उसकी pH जो है 7 से कम होगी। सिमिलरली अगर हम लोग मान लीजिए कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं तो इसका जस्ट उल्टा होगा, यानी जो भी सॉल्ट बनेगा वो थोड़ा सा बेसिक इन नेचर होगा, और उसके कारण आप क्या देखेंगे कि उनका जो pH है वो 7 से थोड़ा ऊपर होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिया जा रहा है HCl और NH4OH। तो NH4OH की जब हम बात करते हैं, यानी HCl के साथ जब हम इन्हें रिएक्ट करवा रहे हैं तो वैसे में NH4Cl बन के तैयार हो रहा है। अब क्या है कि ये जो है यानी HCl, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH क्या है, ये क्या है, ये वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जो बन रहा है, मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये एसिडिक सॉल्ट बनेगा, यानी कि सॉल्ट जो तैयार हो रहा है यहाँ पे, हालांकि pH लगभग 7 है लेकिन 7 से थोड़ी कम होगी pH इसकी। तो ये हम लोग होते हुए देखते हैं। सिमिलरली इसका उल्टा हम लोग देखेंगे अगर स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग वीक एसिड के साथ मिला रहे हैं। जैसे ये अगर आप बात करें इस एग्जाम्पल की, तो जब हम लोग एसिटिक एसिड को मिला रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास सोडियम एसीटेट बन रहा है और साथ ही में पानी बाहर आ रहा है। तो सोडियम एसीटेट क्या है, सोडियम एसीटेट की जब हम बात करते हैं तो ये एक वीक, यहाँ पर ये थोड़ा सा वीक बेसिक आप कह सकते हैं कि सॉल्ट बन करके तैयार हो जाता है। तो इसका जो pH है वो 7 से थोड़ा ऊपर होगा। तो जो सॉल्ट, जो 7 pH वाला सॉल्ट है वो कब हमें मिल रहा है, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को साथ में मिला रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट जो हमें इस चैप्टर से याद रखना है वो है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, जब भी आपको कोई सॉल्यूशन मिला है, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, तो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को ये पता लगाने के लिए कि वो एसिडिक हैं या बेसिक हैं, उनके लिए कई तरह के इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। जैसे लिटमस पेपर का एग्जांपल हमने लिया तो वो एक इंडिकेटर है, लेकिन उसके बाद बहुत तरह के अलग अलग भी होते हैं। जैसे एक मिथाइल ऑरेंज है, एक और इंडिकेटर, फिनोफ्थलीन है, ये एक और इंडिकेटर। तो ये सारे क्या है, फिर मिथाइल रेड है, ये सारे क्या हैं, ये बेसिकली इंडिकेटर्स हैं। तो जनरली क्वेश्चन जो इंडिकेटर्स के आते हैं वो किस तरह से आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज एन इंडिकेटर फॉर एसिड्स एंड बेसिस, और उसके बाद 4 आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर फॉर एसिड्स एंड बेसिस, फिर यही सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे। तो लिटमस पेपर की हमने बात की, उसके बाद फिर जब हम लोग बात करते हैं फिनोफ्थलीन की, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। तो जनरली अगर एसिड्स हो तो एसिड्स में हम लोग क्या देखेंगे कि वो कलरलेस रह जाते हैं, लेकिन अगर बेस हो तो फिनोफ्थलीन सोल्यूशन जो होता है वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो लैबोरेटरी में आप देखेंगे जनरली फिनोफ्थलीन सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है, और साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है लिटमस। तो लिटमस पेपर और
फिनोल्फ्थेलिन सोल्यूशन, ये दोनों के बारे में आपको ज़रूर याद रखना है कि वो दोनों जो है वो कैसे इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे पास मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड वगैरह भी एज एन ऑप्शन मौजूद है। तो ये सारे इंडिकेटर्स के बारे में आपको याद रखना है। अंत में एक मैंने टेबल दिया और आपके नोट्स में भी ये है, इस टेबल को आपको याद रखना होगा। यहाँ पर बेसिकली हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट एसिड्स और बेसिस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एसिड्स एंड बेसिस जो हैं, कई बार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे इस तरह से पूछे जाते हैं कि इनकी क्या यूजेज है, इनको हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और प्रिपरेशन के ऊपर भी कई बार देखा गया कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, तो इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है और इनकी यूज़ क्या होती है, ये दो चीज़ आपको सीधे सीधे याद कर जाना होगा। और ये जितने भी इम्पॉर्टेंट हमारे एसिड बेसिस सॉल्ट्स वगैरह हैं उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर लिख के रख दिया है, और ये आपको चार्ट मैंने आपके नोट्स में भी प्रोवाइड करा दिया है। तो जैसे कॉमन सॉल्ट है, कॉस्टिक सोडा है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं जो कि नॉर्मली हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इन सारे एग्जांपल्स को आपको याद कर लेना होगा। ये यहाँ पर से कई बार हर एक एग्ज़ाम में, अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज़ इसको एक बार क्लास के बाद बैठिए और इनको एक बार अच्छे से देख जाइए, इनको पूरा याद कर जाइए। पूरे फैक्ट हैं लेकिन आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब बात आती है बायोलॉजी पे। बायोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप क्वेश्चन पेपर को उठा के देखें प्रीवियस ईयर्स के भी, तो क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सीधे सीधे एनसीईआरटी बुक से ही उठाए जा रहे हैं। इधर उधर से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने की संभावना बहुत कम है और नहीं पूछी जा रही है। जो भी क्वेश्चंस है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि फैक्ट बहुत ज़्यादा आएंगे। यहाँ पर से क्यों वाला जो फैक्टर है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका फैक्टर ही खत्म हो जाता है। क्या हो रहा है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो हर चीज़ का व्हाट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ का वाई इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम लोग फिजिक्स में थे तो फिजिक्स में वाई भी बहुत इंपॉर्टेंट था, व्हाट थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो जाता था। तो यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कि व्हाट या वेयर टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो उसी तरह से आपको डील भी करना है। जब भी हम लोग बायोलॉजी के जो भी चैप्टर्स आप देखेंगे उसको आपको उसी तरह से डील करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी की, तो सबसे पहला चैप्टर, सबसे एक कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, जहाँ पर से एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, वो है सेल। तो सेल क्या है? सबसे छोटा पार्ट जो है या सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग कहते हैं। और इसको आप एक तरह से एटम के साथ जोड़ के देख सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने केमिस्ट्री में एटम की बात की थी, उसी तरह से आप सेल के बारे में भी सोच सकते हैं कि एटम के बारे में हमने क्या कहा। एटम के बारे में हमने ये डिस्कशन किया कि स्मॉलेस्ट ऐसा यूनिट है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसे तोड़ा जा सकता है लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट की तरह हम लोग उसे देखते हैं। उसके अंदर जो है उसके पार्ट्स हैं। सिमिलरली सेल को भी हम लोग जो कहते हैं, जब सेल की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं इसे। इसके भी पार्ट्स हैं, इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो पूरी तरह से एक पार्ट की तरह उन्हें नहीं देखा जा सकता। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सेल क्या है। अब एक और जो क्वेश्चन यहाँ पर से कई बार पूछा जाता है वो होता है साइंटिस्ट के नाम के बारे में और उन्होंने क्या डिस्कवर किया उसके बारे में। सेल के लिए इंपॉर्टेंट है और दो नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं दोनों से पूछे गए हैं क्योंकि दोनों रॉबर्ट हैं, तो क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग बनाना बड़ा आसान हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, और इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया एक कॉक स्लाइड में। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। तो सेल कहाँ पर आया? सेल हुक पे आया, और रॉबर्ट ब्राउन के पास हमने क्या देखा? वहाँ पर हमने देखा कि न्यूक्लियस आ गया। तो ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी लोगों के साथ क्वेश्चंस कम ही पूछे गए हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं हमेशा रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन के ऊपर ही पूछे जाते हैं, क्योंकि नाम के बीच में कंफ्यूज करा पाना आपको थोड़ा आसान हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले जब हम लोग सेल की बात करते हैं, सेल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहली बात, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो अभी हमने बात की। उसके बाद फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल के बने हुए होते हैं। बिना सेल के कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। तो जैसे बात कर लीजिए कि किसी भी, जब हम लोग एलिमेंट की बात कर रहे थे तो हम लोग क्या कह रहे थे कि सारे एलिमेंट्स के अंदर एटम तो होता ही है।
वैसे ही सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल तो होते ही हैं। तो इस तरह से आप लोग इस चीज़ को डायरेक्टली चाहें तो समझ सकते हैं। और सेल्स जो नॉर्मली जो उत्पन्न होते हैं वो फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल बन करके तैयार होते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और इसीलिए इनको हम लोग सेल थ्योरी भी कह के संबोधित करते हैं। तो सेल थ्योरी का मतलब क्या हो गया कि पहले हमने डिफाइन कर दिया कि क्या है सेल, उसके बाद हम लोगों ने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी कि क्या ऑब्जर्व किया जाता है और कैसे हम लोग कह सकते हैं कि क्या सेल है। अब जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल से ही सारे चीज़ें, जैसा हमने कहा कि सारी चीज़ें जो है उनका बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। अब क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं, चाहे आप अपना एग्जाम्पल ले लें, हमारा एग्जाम्पल ले लें, किसी प्लांट या एनिमल का एग्जाम्पल ले लें, या कोई बहुत छोटे से भी किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो ये सारे सेल से बने हुए होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक सेल के बने हुए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मल्टीपल सेल्स के बने होते हैं। जैसे अगर आप ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, किसी भी नॉर्मल जो आप चारों तरफ देख पाते हैं वैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करें, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे मल्टीपल सेल्स इनके अंदर होते हैं, यानी इन्हें मल्टी सेल्यूलर कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया कई सारे होते हैं, अमीबा है, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के, जिसका मतलब क्या हो गया कि उनके अंदर केवल एक सेल है। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर का एक एग्जांपल जैसे अमीबा हो गया, और मल्टी सेल्यूलर की जब हम बात करते हैं तो जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा की आप जब बात करते हैं तो वो क्या है, वो मल्टी सेल्यूलर है। उसके बाद फिर अगली चीज़ हो जाती है शेप ऑफ सेल। तो अब जब हम शेप ऑफ सेल की बात करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शेप ऑफ सेल कुछ फिक्स्ड हो, मतलब राउंड ही शेप होगा या रॉड लाइक शेप होगा, एलोंगेटेड शेप होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। शेप ऑफ सेल की जब हम बात कर रहे हैं तो शेप ऑफ सेल हमेशा डिफाइन किया जाएगा उस बेसिस पर कि उनका फंक्शन क्या है। अगर हमको उनका फंक्शन पता है तो उस फंक्शन के आधार पर हम उन्हें क्लासिफाई कर पाते हैं। यानी जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल अलग अलग तरह के शेप्स नज़र आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए नर्व सेल की बात करें, तो नर्व सेल आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। नर्व सेल का सबसे बड़ा काम क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर इनका काम है, यानी इनको क्या करना पड़ेगा, इनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं आपके उनके बीच। कोऑर्डिनेट करने के लिए इसका मतलब क्या है कि इनको मैसेजेस भेजने पड़ते हैं। जैसे नर्व सेल जो है आपके, नर्व सेल्स के कारण ही आप जो भी सुन पा रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो मैंने जो बोला आप सुन पा रहे हैं और उसे समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपके कान के अंदर वो इन्फॉर्मेशन गई और फिर वो ब्रेन तक पहुंचाया गया उस सिग्नल को, ब्रेन ने इसे कॉम्प्रिहेंड किया, ब्रेन ने इसे समझना चाहा और फिर आपको पता चल गया कि क्या कहा जा रहा है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। तो इसके लिए नर्व सेल का यूज़ किया जा रहा है। तो नर्व सेल का यहाँ पर इस तरह का होना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैसेजेस भेजने हैं। मैसेजेस भेजने के लिए इस तरह के जो पॉइंटी एंड्स हैं वो होना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो क्योंकि नर्व सेल को मैसेजेस इधर से उधर भेजने हैं, तो नर्व सेल का थोड़ा सा जो शेप है वो इस तरह से होना ज़रूरी है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल्स को ट्रैवल करना हो रहता है। तो क्योंकि उन्हें ट्रैवल करना रहता है तो उनका शेप ऐसा होना चाहिए कि बड़े आसानी से वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल कर सकें। तो डिपेंडिंग ऑन कि उनकी फंक्शन क्या है, उनका रोल क्या है, आप देखेंगे कि शेप्स जो हैं वो सेल के चेंज हो जाते हैं। तो दो आपको याद रखना है, दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एक है एग्जाम्पल वाइट ब्लड सेल का और एक एग्जाम्पल है अमीबा का। ये दो ऐसे एग्जाम्पल हो जाते हैं जो कि अपना शेप जो है वो खुद चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज इट्स शेप, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन चेंज इट्स शेप ऑन इट्स ओन, तो वैसे में एग्जाम्पल क्या है, वाइट ब्लड सेल, अमीबा। इन दो का आपको याद रखना है। वाइट ब्लड सेल तो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। अमीबा क्या हो गया एग्जाम्पल, एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना शेप चेंज कर सकता है। और शेप चेंज क्यों करेगा उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो जब हम बात करते हैं सेल्स की, तो सेल क्या है, सेल बहुत तरह के फंक्शन कर सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन कि उनकी फंक्शन क्या है, उनका रोल क्या है आपकी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके आधार पर हम लोग क्या देखते हैं कि उनके शेप्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है जिसे हम लोग
ऑर्गेनेल कहते हैं। तो ऑर्गेनेल क्या है? शेप ऑर्गेनेल जो है वो आपके सेल के अंदर पाए जा रहे हैं, और सेल के अंदर के समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जिस तरह से हमने एटम के अंदर की बात की थी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जिस तरह से अरेंजमेंट होती है, उस बेसिस पर एटम्स जो हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स के हो जाएंगे। सिमिलरली जब हम बात करते हैं सेल की, तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल हैं, इन कंपोनेंट्स के आधार पर डिसाइड होगा कि किस तरह से किसी एक सेल को फंक्शन करना है। सारे सेल्स की एक ही फंक्शन नहीं होती। अभी जस्ट हमने एग्जांपल देखा कि वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, नर्व सेल है, इन सब का जो फंक्शन है, रोल है अपने बॉडी में, वो अलग है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऑर्गेनेल की जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनका जो भी फंक्शन है उसके लिए इन्हें ऑर्गेनेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ईच ऑर्गेनेल इन अ सेल कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू सेल्स, क्लियरिंग द वेस्ट ऑफ द सेल, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके लिए ऑर्गेनेल को जानना ज़रूरी है। तो एक बार हम लोग ये देखते हैं कि ऑर्गेनेल है क्या। तो जब हम बात करें किसी सेल की, तो सेल को आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं एनिमल सेल, एक तरफ आप देख रहे हैं प्लांट सेल। थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंसेस होंगी दोनों के बीच में, क्योंकि प्लांट का जो टोटल फंक्शन है वो अलग है। प्लांट एक अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है, आप उन्हें एनिमल से या ह्यूमन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो उस बेसिस पर हम लोग क्या देखते हैं कि थोड़ी सी चेंजेस सेल के अंदर ही होती हैं, जिनके कारण ये सारे चेंजेस हम लोग बाहर देख पाते हैं। तो जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल किसी एनिमल सेल की, तो वहाँ पर सबसे आगे जो होगा, सबसे बाहर जो होगा, वो होगा एक सेल मेम्ब्रेन। यही सेल मेम्ब्रेन आपको यहाँ पर भी पाया जाएगा जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं। लेकिन अंतर क्या होगा कि बाहर, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एनिमल सेल में कुछ नहीं होता, यानी आउटर मोस्ट पार्ट हो जाता है ये सेल का। लेकिन अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करते हैं, तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक पार्ट होता है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। तो एक डिफरेंस जो हो गया एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में, वो हो जाता है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता। उसके अलावा भी कई सारे चेंजेस हैं, छोटी छोटी चेंजेस हैं जो आप देखेंगे। जैसे कि आपको एक ये बड़ा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसे हम लोग कहते हैं वैक्यूल। तो वैक्यूल प्रेजेंट तो है प्लांट सेल में बहुत बड़ा सा, एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन एनिमल सेल में बहुत छोटा सा होता है। एनिमल सेल में आप देख पा रहे हैं कि वैक्यूल्स कई सारे हैं लेकिन छोटे छोटे हैं। प्लांट सेल में क्या होता है कि एक सेंट्रल वैक्यूल होता है। कि अगर आप प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली आप पाएंगे कि इस तरह से सेल वॉल बाहर है, सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर है, और अंदर की जो पार्ट है उसमें वैक्यूल जो है एक बहुत बड़ा सा पार्ट होता है इसमें, और बाकी जितने भी एरियाज बच जाते हैं वहाँ पर बाकी सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं है। एनिमल सेल में यही जो वैक्यूल्स हैं ये कई सारे होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, और इसके बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे। तो किसी भी सेल की जब हम बात करते हैं तो 3 मेजर पार्ट हैं इसके। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहर वाला मेम्ब्रेन हो गया, एक न्यूक्लियस, और तीसरा साइटोप्लाज्म। तो ये 3 सबसे मेजर पार्ट हो जाते हैं किसी भी सेल के, और उनके बारे में अब जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया, जो सबसे बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है उसके बारे में, यानी ये एक एनवेलप की तरह हो जाता है जो कि पूरे सेल को कवर करके रखता है। उसके बाद फिर जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये इसके थ्रू ही जो भी मटेरियल्स का या गैसेस का जो एक्सचेंज है वो इसके थ्रू हो रहा होता है। तो किस मटेरियल को अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, कैसे एक्सचेंज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही हमें पता चल पाता है। तो ये डिसाइड करते हैं वेदर मटेरियल शुड एंटर और लीव द सेल एंड विच शुड नॉट, यानी कौन से मटेरियल को अंदर बाहर होना चाहिए और कौन से मटेरियल्स को नहीं होना चाहिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हम देख पाते हैं। उसके बाद फिर क्योंकि ये है तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, जिसे हम लोग कहते हैं। यानी सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, परमिएबल का मतलब क्या होता है, परमिएबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के थ्रू अगर एक्सचेंज हो सके चीज़ों का। सेलेक्टिव मतलब क्या कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेलेक्ट होता है यहाँ पर, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि किस चीज़ को आगे पीछे होना है, अंदर बाहर होना है, और किस चीज़ को नहीं होना है। तो इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसे कहा जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लें, सेल मेम्ब्रेन कह लें, या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कह लें, सारी जो टर्म्स हैं वो एक ही है।
उसके बाद फिर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते हुए देखते हैं, और ये होता है थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में हम लोगों ने चर्चा भी की थी जब हम लोग बात कर रहे थे सेपरेशंस की। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी गैसियस सब्सटेंसेस हैं वो हमेशा क्या चाहते हैं कि वो अपने कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर लो है वहाँ पर चले जाएं, उन एरिया से हट करके जहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, यानी गैसेस विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जब होता है, जब ये मूवमेंट होती है, तो वैसे में हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर मूवमेंट को डिफ्यूजन कहा जाता है। तो ये होते हुए हम लोग देखते हैं, और इसी के कारण एक्सचेंजेस जो हैं गैसेस के वो हो पाते हैं, यानी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज अगर फॉर एग्जांपल ले लें तो वो इस प्रकार से होते हुए हम लोग देखते हैं। उसके बाद फिर मूवमेंट ऑफ वाटर। तो मूवमेंट ऑफ वाटर की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है एक टर्म ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जब गया तो वैसे में हम लोग क्या कहते हैं कि वो ऑस्मोसिस हो गया। तो गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन, वाटर का आदान प्रदान एक्सचेंज थ्रू ऑस्मोसिस। तो ये दो टर्म्स आपको याद रखना होगा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। उसके बाद फिर एक एक करके बाकी सारे पार्ट्स की बात करते हैं। सेल वॉल। तो सेल वॉल सबसे पहली बात प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। क्या है प्लांट्स में? सबसे इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि सबसे बाहर वाला पार्ट है आउटर मोस्ट पार्ट। सो सेल वॉल इज आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ द सेल विच मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल इज जनरली मेड ऑफ सेल्यूलोज। ये आपको इंपॉर्टेंट एक और पार्ट याद रखना होगा कि सेल्यूलोज से बना होता है जो सबसे बाहरी पार्ट होता है वो, यानी सेल वॉल। उसके बाद फिर अगला पार्ट हो जाता है एक न्यूक्लियस। तो जब हम लोग न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस को हम लोग एक तरह से हम इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। अब ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितनी भी फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस को करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक न्यूक्लियस का। तो एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें कि जो कि एक तरह से कंट्रोलिंग सेंटर हो जाता है फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। तो इसीलिए ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं आपके सेल में वो किस तरह से, कहाँ से कंट्रोल किया जाएगा? वो कंट्रोल किया जाएगा न्यूक्लियस से। तो इसलिए न्यूक्लियस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो कि चारों तरफ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो कि चारों तरफ होता है। उसके बीच में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बीच में एक न्यूक्लियोलस है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे, इन्हें हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। तो ये सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम इनके पार्ट्स की तरह देखते हैं। तो न्यूक्लियस जो है, जो न्यूक्लियस में सबसे पीछे मतलब सबसे बाहर क्या है? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर में न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन मटेरियल है, प्रोटीन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि चारों तरफ है। उसके बाद फिर पोर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होते हैं, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ चीज़ें सब्सटेंसेस हो पाता है। उसके बाद फिर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इन क्रोमोसोम्स के अंदर ही सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स के अंदर स्टोर रहता है। उसके बाद फिर जब हम क्रोमोसोम्स की भी बात करते हैं तो क्रोमोसोम में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक है डीएनए और एक है प्रोटीन। तो डीएनए और प्रोटीन दो चीज़ें हो जाती हैं जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है। उसके बाद फिर एक और है जिसके बारे में हमने चर्चा की, जो है कि है क्रोमैटिन मटेरियल। तो क्रोमैटिन मटेरियल क्या है? धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। और ये आप देखें कि यही क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है जब भी सेल डिवीजन होने वाला होता है। तो क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोसोम और उसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी न्यूक्लियस के बारे में। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस यहाँ पर से पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर एक और पार्ट है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जो है वो आप देखेंगे कि न्यूक्लियस के बीच में पाया जाएगा, और न्यूक्लियोलस को ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, वैसे ही न्यूक्लियोलस को ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये अगेन फिर आपको याद रखना होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस? आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस की जब हम बात करते हैं तो लगभग
25% जो पूरा वॉल्यूम है किसी एक न्यूक्लियस का, वो हम लोग कहते हैं कि डायरेक्टली वो न्यूक्लियोलस ही होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप लोग ये पाएंगे कि न्यूक्लियोलस के अंदर ही जितने भी प्रोटीन्स हैं और आरएनए हैं ये पाया जाएगा न्यूक्लियोलस के पास। तो इसीलिए ये जो है वो राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सीधी सीधी बात है, एकदम ध्यान रखना होगा आपको। और प्रोटीन जो होते हैं किसी भी सेल में, उनके फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। तो इनका जो फंक्शन है वो याद रखना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद फिर एक और टर्म हो जाता है न्यूक्लियोइड। तो जब हम लोग न्यूक्लियोइड की बात कर रहे हैं तो वो एक ऐसा न्यूक्लियस है जो कि पूरी तरह से फॉर्म नहीं हो पाया है। यानी when cells do not have a well defined nucleus because they lack a nuclear membrane, वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि वो न्यूक्लियोइड है। तो बस इतना याद रखना है कि जिस भी सेल में, और जनरली हम लोग देखते हैं कि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है कि वहाँ पर सेल बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं होते हैं, सेल का न्यूक्लियस बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं होता है, और इस न्यूक्लियस के अच्छे से डिफाइन नहीं होने के कारण इनको एग्जैक्टली न्यूक्लियस नहीं कहा जाता, इन्हें हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसके बाद फिर एक यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फिर से ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर से क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में अलग अलग एग्जाम से पूछे गए। तो सबसे पहली बात कि जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं और यूकैरियोट्स की बात करते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो जब भी हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलते हैं तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस लाइक मटेरियल हो सकता है लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो वैसे जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे या जो भी सेल होंगे उन्हें हम लोग कहेंगे प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स किसे कहेंगे, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, नॉर्मल प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करें, तो ये सारे क्या है, ये सारे यूकैरियोट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है। उसके बाद फिर जनरली प्रोकैरियोट्स में देखेंगे कि एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट्स में मल्टीपल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद फिर जनरली प्रोकैरियोट्स जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएंगे। यूकैरियोट्स में ये देखा जाएगा कि जनरली उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद फिर प्रोकैरियोट्स नॉर्मली आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, जबकि जब बात करते हैं यूकैरियोट्स की तो वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। उसके बाद फिर ऑर्गेनेल के चारों तरफ हम लोग कोई बहुत अच्छा सा मेम्ब्रेन बाइंडिंग नहीं देखते किसी भी प्रोकैरियोट में, लेकिन यूकैरियोट्स में वो देखा जाता है। तो एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं जो छोटे, जैसा मैंने कहा, और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गे है, ये सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं किस चीज़ के, प्रोकैरियोट्स के। और जब यूकैरियोट्स की बात करें तो नॉर्मल प्लांट्स एंड एनिमल्स जो आप हर एक तरफ चारों तरफ देखते हैं वो एग्जांपल्स हो जाते हैं यूकैरियोट्स के। तो ये जो एग्जाम्पल है और ये जो डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में, ये याद रखना है। स्पेशली बस इस चीज़ को ज़रूर याद रखना है कि इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, किसे हम लोग कह रहे हैं कि कौन सा प्रोकैरियोट है और कौन सा यूकैरियोट है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि थोड़ा सा अगर शेप की बात करें या सेल की बात करें तो एक नॉर्मल यूकैरियोट सेल जो है वो, जो नॉर्मल सेल हमने देखा था कुछ उस प्रकार से वो दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की तो आप क्या देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस और बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए हमें ये पता नहीं लग पाता कि इनमें फंक्शंस क्या होता है और जो अलग अलग जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। लेकिन मोर और लेस ये भी एज अ सेल अपने में ही फंक्शन कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर उस चीज़ के लिए इंश्योर किया जाता है कि चीज़ें हैं। उसके बाद फिर है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की जब हम बात करें तो वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड जैसा सब्सटेंस होता है जो कि एक तरह से कह लीजिए कि सॉल्वेंट है, कि सेल के अंदर का एक सॉल्वेंट है जिसके ऊपर सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म कंटेन्स ऑल द ऑर्गेनेल्स दैट परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस ऑफ अ सेल। तो फंक्शन इनका क्या होता है, सबसे पहले सारे ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करते हैं, उनको एक बेस प्रोवाइड करते हैं, सॉल्वेंट जैसा ये सॉल्वेंट जैसे ये होते हैं वहाँ पर। उसके बाद फिर सेलुलर प्रोसेस जो होते हैं वो प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में यहाँ पर हेल्प करते हैं। उसके बाद फिर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस में हेल्प करते हैं। तो ये सारे आपके एग्जांपल हो जाते हैं कि क्या क्या फंक्शंस है एक साइटोप्लाज्म का, यानी साइटोप्लाज्म जो पूरे सेल में पाया जाता है उसका। उसके बाद जब हम अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो भी फंक्शन है
एक सेल का जो ओवरऑल फंक्शन है उसके लिए जो छोटे छोटे टास्क जो करने होते हैं वो ऑर्गेनल्स के थ्रू होंगे। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जैसा उन्हें सोचिए कि अब इतने तरह के हमारे ऑर्गेनल्स हैं और यहाँ पर से जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। यानी आपसे पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है, लाइजोसोम्स के क्या रोल है, वैक्यूल का क्या रोल होता है। तो बिल्कुल एकदम सीधे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो उल्टा करके रोल लिख दिया जाएगा और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे या 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और सीधे सीधे पूछा जाएगा कि ये जो रोल है वो किस ऑर्गेनल के द्वारा किया जाता है किसी भी सेल में। तो इसीलिए इनका जो फंक्शंस है ये हमें याद रखना होगा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये बेसिकली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है और एक नेटवर्क होता है जिसमें 2 तरह के देखे जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ किसे कह रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो उनके पास राइजोसोम्स होते हैं, यानी राइबोसोम्स जो हैं उनके अंदर पाए जाते हैं और उन्हीं के कारण मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल हो पाता है। अगर राइबोसोम्स ना हो तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जब हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो फैट्स और लिपिड्स जो होते हैं, फैट्स और लिपिड्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ किस लिए? रफ चाहिए प्रोटीन के लिए, और स्मूथ क्यों चाहिए? स्मूथ चाहिए फैट्स और लिपिड्स के लिए। बस इतना सीधे सीधे आपको यहाँ से याद रखना है। तो फंक्शंस की जब हम बात करें तो सबसे पहली बात कि जब हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वहाँ पर से ये बन के तैयार हो रहे हैं। तो प्रोटीन जो है वो एक एंजाइम की तरह हेल्प करते हैं हमें, और लिपिड्स और प्रोटीन्स जो है नॉर्मली जो हार्मोन्स की हम लोग बात करते हैं तो वो हार्मोन्स क्या है? वो लिपिड्स और प्रोटीन्स के ही बने हुए होते हैं। तो इसीलिए उनका एग्जाम्पल, उनका जो रोल है वो जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद फिर फंक्शन ऑफ, अगर हम लोग बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल होता है, जो हमने बात की कि साइटोप्लाज्म के ऊपर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो पाता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू हो पाता है। तो इसीलिए उनका वहाँ पर रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद फिर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स जो कि सिंथेसाइज किया जाता है राइबोसोम्स में, इन कहाँ पर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद फिर सिमिलरली डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स आउट ऑफ द सेल इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्मूथ और रफ और इनके बीच का डिफरेंस ये समझ लें। उसके बाद फिर नेक्स्ट हो जाता है गोल्गी अपैरेटस। तो जब हम लोग गोल्गी अपैरेटस की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जितने भी मटेरियल सिंथेसाइज किए गए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, उनको वो अलग अलग पार्ट ऑफ सेल के पास वो पहुँचा देते हैं। तो इनका जो है, इनका ये रोल होता है किसी भी सेल में। उसके बाद फिर फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, ये सारे भी अलग अलग फंक्शंस गोल्गी अपैरेटस के देखे जाते हैं। तो अगला हो जाता है लाइजोसोम्स। और लाइजोसोम्स थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 का जो नोबेल प्राइज़ भी जो आया है बायोलॉजी में यानी मेडिकल साइंस में, वो भी लाइजोसोम्स से रिलेटेड स्टडी पे ही मिला है। तो जब हम लाइजोसोम्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सी बात ये आपको याद रखनी कि इनका काम क्या है। इनका काम है या तो जो भी अनवांटेड मटेरियल है किसी भी सेल के अंदर, या तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे या तो उसे वो डाइजेस्ट कर जाएंगे। और अगर कोई सेल ऐसा है जो कि वीक हो गया है या बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है तो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसीलिए इन्हें एक तरह से सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। तो सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उसी सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे जिसके अंदर वो हैं। अगर इन्हें ऐसा लगा कि सेल जो है वो काफ़ी इन्फेक्ट हो चुका है या काफ़ी वीक हो चुका है, तो वैसे में ये इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो क्योंकि ये सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसी सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं जिसके अंदर वो हैं, तो इन्हें इसीलिए सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम हो जाता है क्लीनिंग ऑफ द सेल, क्लीनिंग ऑफ द सेल। सो दे कैन डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल सच एज फूड और बैक्टीरिया एंड इवन वोर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। तो इनका ये रोल हो जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए इनको सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसी सेल को वो डाइजेस्ट कर जाएंगे या उसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे जिसके अंदर आप इन्हें देख रहे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तो इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए, ब्रेन ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, इस तरह के सारे टर्म्स जो है ना, ये सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं।
मतलब कई बार अलग अलग एग्जाम में, हर साल किसी ना किसी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, या ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहते हैं, या फिर सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल किसे कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, एंड दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। तो डीएनए ऐसे जनरली कहाँ है? याद कीजिए, हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देखते हैं कि डीएनए पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि कहाँ कहाँ पर कहाँ पे डीएनए ये पाया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेल कंटेन डीएनए, और उसमें इस तरह के एग्जाम्पल हो सकता है कि न्यूक्लियस दिया ही ना जाए एग्जाम्पल में वहाँ, और वहाँ पे एग्जाम्पल हो जाए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नन ऑफ दीज। तो हो सकता है कि आपको अगर सिर्फ डीएनए न्यूक्लियस के बारे में पता है तो आप सोचेंगे कि नन ऑफ दीज आंसर है, लेकिन नहीं, नन ऑफ दीज आंसर नहीं होगा। वहाँ पे आंसर होगा क्या? आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, तो इसीलिए इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। उसके बाद फिर है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो कई तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। तो प्लास्टिड्स को आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत तरह के प्लास्टिड्स हैं। कुछ जो है एनिमल्स में पाए जाते हैं, कुछ जो है प्लांट्स में पाए जाते हैं, लेकिन सबका अलग अलग रोल होता है। तो जैसे क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, दो प्लास्टिड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोम कहाँ पे यूज़ हो रहा है? आप याद कीजिए, क्रोमेटोग्राफी की हमने बात की थी। क्रोमेटोग्राफी में हमने क्या कहा था? क्रोम का मतलब कलर। तो ऐसे जो भी प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें कलर होता है, जो किसी कलर के होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट हो जाते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट है कलरलेस। ठीक है, तो दो तरह के प्लास्टिड्स हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या है? जैसे मान लीजिए क्लोरोफिल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। जो भी प्लांट्स हैं वो ग्रीन क्यों है? ग्रीन है क्लोरोफिल के कारण। वो कहाँ से आ रहा है? क्लोरोफिल कहाँ से आ रहा है? वो क्रोमोप्लास्ट से आ रहा है। तो जब भी हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं तो क्रोमो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कलर्ड इन नेचर होते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए क्लोरोफिल की बात करें तो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स हो पा रहा है। उसके बाद ऑरेंज और रेड कलर के पिगमेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद फिर जब हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की दूसरी ओर, तो वहाँ पर स्टोरेज स्पेस ऑफ द सेल इन्हें कहा जाता है, और साथ ही साथ इनमें ऑयल, प्रोटीन, स्टार्च वगैरह हम लोग देखते हैं कि स्टोर किया जाता है ल्यूकोप्लास्ट के बीच में। तो क्लोरोप्लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पे हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? बहुत सिंपल, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट में, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि इनका यूज़ होता है, इनके प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस हो पाता है। तो जब भी हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस के होने के लिए दो चीज़ की प्रेजेंस होनी चाहिए, एक सनलाइट और दूसरा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है? वो एक तरह से क्रोमोप्लास्ट का पार्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम क्या है? सेल जहाँ पर भी लिक्विड्स एंड सॉलिड्स को स्टोर कर सकें, वैसे पार्ट को हम लोग कहते हैं वैक्यूल। तो एनिमल में भी होते हैं, प्लांट में भी होते हैं, लेकिन हमने क्या देखा था कि डिफरेंस था दोनों के बीच में। उस डायग्राम को याद कीजिए जो हमने देखा था। तो प्लांट और एनिमल वैक्यूल की जब हम बात करें तो प्लांट वैक्यूल जो है वो बड़े होते हैं, और सारे मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी प्लांट के लिए, लिक्विड्स हो चाहे सॉलिड हो, उनका खाना हो, ये सारी चीज़ें वैक्यूल में स्टोर हो जाती हैं। एनिमल सेल की जब हम बात करते हैं तो एनिमल वैक्यूल्स जो हैं वो कंटेन करते हैं क्या? फूड आइटम्स, और स्पेशली जब हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद फिर ये जो प्लांट वैक्यूल्स हैं वो टर्जिडिटी ऑफ द सेल को मेंटेन करते हैं। और सिमिलरली जब हम बात करते हैं एनिमल वैक्यूल की, तो दे हेल्प इन एक्सपेलिंग वाटर एंड वेस्ट आउट ऑफ द सेल। उसके बाद फिर प्लांट सेल्स जनरली कंटेन वन सिंगल लार्ज वैक्यूल, डायग्राम में हमने देखा था, और एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स एक साथ हो सकते हैं, छोटे छोटे। तो इसीलिए प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो सेंटर में होता है, बड़ा सा होता है। और जब हम बात करते हैं एनिमल के सेल की, तो एनिमल सेल में ये स्कैटर्ड होता है, चारों तरफ फैला हुआ होता है। उसके बाद एक और है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स किस लिए इंपॉर्टेंट है? एक सिंपल सा चीज़ आपको याद रखना है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स
क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बस इतना ही से पूछे जाते हैं कि राइबोसोम्स किस चीज़ के लिए है या प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, ये दोनों में से किसी एक चीज़ को पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर जब हम बात करें प्रोटीन सिंथेसिस की तो राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो फिर से एक अंतर कहाँ पे देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में क्या देखा जाएगा कि राइबोसोम्स जो हैं वो फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म में बहुत आराम से फ्लोट करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद फिर जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ वो जुड़े हुए होते हैं। ऑल्दो वो भी फ्रीली मूवमेंट करते हुए नजर आ सकते हैं आपको, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ वो जुड़े हुए होते हैं जब भी हम लोग बात कर रहे होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की या फिर यूकैरियोट्स की। उसके बाद फिर होता है पेरोक्सिसोम्स। तो जब हम पेरोक्सिसोम्स की बात करते हैं तो ये जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं आपके सेल के अंदर उनको तोड़ने में मदद करते हैं। तो पेरोक्सिसोम्स का मतलब क्या हो गया या उनका काम क्या हो गया, जो भी एंजाइम इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक करते हैं किसी भी टॉक्सिक मटेरियल को। बस ये एक लाइन आपको सबसे इंपॉर्टेंट इनके बारे में याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो बस इतने ही से पूछा जाता है। तो जब हम सेल की बात कर रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार पूरी तरह से रिवाइज करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं यहाँ पे। और ये सारे फैक्ट्स जितनी भी चीज़ें हमने देखी, जितनी भी चीज़ें आपके बोर्ड पे लिखी हुई थी, इनसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है। तो आगे भी आप जो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है हमेशा। तो ये सेल की बात हो गई। और नॉर्मल जो हम जब बॉडी की बात करते हैं, किसी भी सेल की किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो उनकी सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो हमारे लिए हो जाता है सेल। तो ये पार्ट हो गई, ये पार्ट हो गया आपका बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट। तो ये जो है आपको रिवाइज करना होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके लिए ये सारे जो नोट्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इसी के साथ ये जो आज का जो क्लास है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।